हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो फाइनली एक और एक आईपीओ आ चुका है। एजिस वोपैक टर्मिनल्स लिमिटेड नाम है इस कंपनी का। कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है आईपीओ की डेट्स, कितने पैसे चाहिए, क्यों पैसे चाहिए, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ये आईपीओज यूजुअली अभी 4 आईपीओ आ रहे हैं और ये चारों के चारों आईपीओ यूजुअली अगले हफ्ते में है, यानी कि जो हफ्ता मंडे से शुरू हो रहा है। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो पिछले हफ्ते भी 2 आईपीओ आए थे काफ़ी टाइम बाद, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे एजिस वोपैक टर्मिनल्स लिमिटेड आईपीओ का एनालिसिस। बाय द वे गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबा देना और कमेंट करके बताना कि आप ये आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। अगर आप नहीं करने वाले हो, कोई आपका दोस्त है जो या रिश्तेदार है जो अप्लाई करने वाला है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आईपीओ की डेट्स देख लेते हैं। अभी अगर आईपीओ की डेट्स देखेंगे तो ये आईपीओ शुरू होगा 26 तारीख को, चलेगा 28 तारीख तक। 29 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगी जिसको भी आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है। और 30 तारीख को जिसको अलॉटमेंट मिली है उसके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, और उसी दिन जिसको अलॉटमेंट नहीं मिला है उसके बैंक अकाउंट में उसका जो भी है रिफंड आ जाएगा। और 2 जून को ये लिस्ट हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज पर। ठीक है, तो चलिए आगे की कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू पर ये शेयर आ रहा है। 223 टू 235 का जो प्राइस बैंड है, अगर अप्लाई करना है तो 235 पर ही अप्लाई करेंगे, उसके नीचे नहीं। ठीक है, 63 शेयर्स का बंडल बन के आ रहा है, लॉट साइज जो मतलब आप एक लॉट लोगे तो उसके अंदर 63 शेयर्स होंगे। अभी अच्छी बात क्या है, 2800 करोड़ का पूरा टोटल इशू है और पूरा का पूरा 100% फ्रेश इशू है वो। ठीक है, यानी कि कंपनी के जेब में 1 रुपया भी नहीं जा रहा है, सॉरी प्रमोटर्स की जेब में 1 रुपया भी नहीं जा रहा है, पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जा रहा है। यानी कि इससे क्या होगा ना, कि जब भी कंपनी को ग्रोथ फेज में होती है ना, तो तभी ये पैसा काम आता है, क्योंकि ऑब्वियसली डेथ कम कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन बना सकते हैं, कुछ नया आर एन डी कर सकते हैं, जो भी करना है मतलब कंपनी के ग्रोथ के लिए ये पैसे काम आता है। अगर प्रमोटर अपना माल बेच के जा रहे हैं, यानी कि इसके अंदर से वो लोग एग्जिट कर रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स लोग एग्जिट कर रहे हैं, और कंपनी के पास एक्चुअली कुछ पैसे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कोटा देख लेते हैं। क्यू को मिला है 75%, रिटेल के पास 10% है और एच के पास 15% है। अभी यूजुअली ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है ये तभी ही होता है, या तो कंपनी ने कुछ लॉस किए होंगे मतलब पिछले कुछ सालों में, या तो फिर सेबी का कुछ क्राइटेरिया मेट नहीं हुआ रहेगा। तो रिटेल के लिए आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, 2 लाख के नीचे की एप्लीकेशन। जैसे ही आप 2 लाख के ऊपर की एप्लीकेशन पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप एच कैटेगरी में आ जाओगे। अभी एच कैटेगरी या रिटेल कैटेगरी में आपको कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वेटिंग पीरियड या होल्डिंग पीरियड नहीं होता। जैसे ही आपका स्टॉक एक्सचेंज पे स्टॉक लिस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट मिनट पे आप स्टॉक बेच सकते हो, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। ऑब्वियसली उसके ऊपर आपको लिक्विडिटी होनी चाहिए, बट समझ गए ना आप। चलो स्टॉक होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, या शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो प्री आईपीओ 97.40% का प्रमोटर के पास है, यानी कि 2-2.5% का माल ये लोग ने किसी और को बेचा हुआ है, कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने मतलब बाहर होल्ड किया हुआ है। और जो आईपीओ के बाद ये लगभग 85.93 रहेगा। बट मेरे हिसाब से ये और मतलब एक्चुअली कम हो जाएगा, क्योंकि नए स्टॉक्स इशू हो रहे हैं और ये उसके हिसाब से मतलब एडजस्ट होके 75 के नीचे आना चाहिए, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस भी उस हिसाब से ही है। ठीक है, तो चलिए कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, कैसा इसका बिजनेस है। बाय द वे गाइज, एक और एक मैं चीज़ सोच रहा हूँ कि जब भी मैं आईपीओ का एनालिसिस करूँ ना, तो मैं कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस भी डाल दूँ, तो स्ट्रेंथ और रिस्क सॉरी, तो इससे ना और कंपनी को समझने में और इजी पड़ जाता है कि भाई क्या रिस्क है, क्या स्ट्रेंथ है, और मतलब इजीली हम लोग को और थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा कि एनालिसिस करने लायक, इन्वेस्टमेंट करने लायक कंपनी है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंपनी के बारे में पहले जान लेते हैं। कंपनी शुरू हुई थी 2013 में। अभी ये कंपनी करती क्या है, ओन्स एंड ऑपरेट स्टोरेज टर्मिनल्स ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी एंड वेरियस लिक्विड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एलपीजी को ये लोग स्टोर करते हैं और ऊपर से और भी दूसरे लिक्विड प्रोडक्ट्स ये लोग स्टोर करते हैं। तो कंपनी प्रोवाइड सेफ स्टोरेज एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोलियम, वेजिटेबल ऑयल्स, लुब्रिकेंट्स, केमिकल्स एंड गैसेस सच एज प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, अभी ये लोग क्या पेट्रोल के साथ साथ ये लोग क्या क्या एलपीजी गैस को स्टोर करते हैं, वेजिटेबल ऑयल जो खाना बनाने का जो तेल होता है वो, लुब्रिकेंट यानी कि जो ग्रीस वैसलिन वो सब होता है वो सब ये लोग स्टोर करते हैं, केमिकल्स अलग अलग केमिकल्स ये लोग स्टोर करते हैं, कुछ कुछ गैसेज है प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये लोग वो गैसेज भी स्टोर करते हैं।
ठीक है। एज ऑफ जून 30 2024 द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अराउंड 1.50 मिलियन क्यूबिक मीटर्स फॉर लिक्विड प्रोडक्ट एंड 70,800 मेट्रिक टन्स फॉर एलपीजी। ठीक है, ये इतना ये लोग का जो स्टोरेज का कैपेसिटी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी ये लोग क्या दो मेन डिवीजन में काम करते हैं। गैस टर्मिनल डिवीजन, जहाँ पर लोग स्टोरेज और हैंडलिंग एलपीजी की बात करते हैं इंक्लूडिंग प्रोपेन एंड ब्यूटेन। और लिक्विड टर्मिनल डिवीजन, जिसके अंदर लोग क्या लिक्विड प्रोडक्ट्स को स्टोर करने की मतलब काम करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, केमिकल हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स हो गया। द कंपनी मैनेजेस ओवर 30 टाइप्स ऑफ केमिकल एंड मोर देन 10 टाइप्स ऑफ एडिबल एंड नॉन एडिबल ऑयल्स। एडिबल एंड नॉन एडिबल का मतलब क्या होता है? एडिबल यानी कि जो जिस तेल को आप खा सकते हो, मतलब एज इन सब्जी में खाने पीने में डाल सकते हो। नॉन एडिबल यानी कि जो खाने पीने में नहीं डलता है, तो वो सब तेल होते हैं नॉन एडिबल ऑयल्स। ठीक है, जैसे इंजन ऑयल, वो आप खाने पीने में नहीं डाल सकते, करेक्ट। और अगर सिंग तेल हो गया या जो भी पाम ऑयल हो गया, वो सब तो आप खाने पीने में डाल सकते हो, तो वो एडिबल ऑयल हो गया। और जो इंजन ऑयल सब हो गया वो नॉन एडिबल ऑयल हो गया। ठीक है, कंपनी ऑपरेट्स 2 एलपीजी स्टोरेज टर्मिनल्स एंड 16 लिक्विड स्टोरेज टर्मिनल्स लोकेटेड अक्रॉस 5 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। दिस टर्मिनल हैंडल कोस्टल शिपिंग इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, द टर्मिनल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये आप इधर पोर्ट के नाम दिए, हल्दिया पोर्ट। ठीक है, फिर कोची पोर्ट केरला में, फिर मैंगलोर कर्नाटक में, और उसके बाद गुजरात में एक है, और गुजरात में एक्चुअली दो है। हैव एन एग्रीगेट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.50 मिलियन क्यूबिक meters for liquid products and 70,800 मेट्रिक टन ऑफ स्टैटिक कैपेसिटी फॉर एलपीजी। जो ऊपर इधर भी ये लोग ने जो दिया था वही सेम चीज़ इधर बताया है। ठीक है, और यहाँ पर ये लोग ने एम्प्लॉयज़ की भी बात करें। अभी अगर हम लोग लेटेस्ट डेटा के हिसाब से देखेंगे तो ये लोग के पास एम्प्लॉयज़ 392 ये लोग के पास फुल टाइम एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल्स जान लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो फुल ईयर अभी मे भी ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया है, तो ये लोग पूरे साल का डेटा दे सकते थे, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 9 महीने के हिसाब से इसको एनालिसिस कर लेंगे। एसेट्स पहले 100 करोड़ के एसेट्स थे, फिर जंप करके 3,480 करोड़ के एसेट्स हो गए। मतलब आप देख रहे हो 34 गुना एसेट्स बढ़ गए। फिर उसके बाद जंप कर 23 करोड़ के एसेट्स हो गए, उसके बाद 55 करोड़ के एसेट्स हो गए। तो मतलब नहीं बोल के एसेट्स में ये साल तो 30 गुना के ऊपर जंप हुआ, और बट यहाँ पर से भी 30%, ये 30 टाइम्स है, और यहाँ पर 30% के आसपास जंप डेफिनेटली दिख रहा है। तो पहले साल तो कुछ भी रेवेन्यू नहीं था, फिर उसके बाद 355 करोड़ का रेवेन्यू, फिर 570 करोड़ का रेवेन्यू। यहाँ पर 9 महीने में 476 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। यानी कि ये साल के एंड होते होते लोग 650 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू लोग क्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, पहले साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में था, फिर दूसरे साल माइनस में था, तीसरे साल 86 करोड़ हुआ, 570 करोड़ के रेवेन्यू पे 86% हुआ, यानी कि लगभग 15% के आसपास का रेवेन्यू, 14 से 15% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन, सॉरी। और यहाँ पर 476 करोड़ पे ही लगभग ये लोग ने 86 करोड़ ऑलरेडी टच कर दिए हैं। यानी कि अगर हम लोग देखेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे कि अगर लोग जहाँ पर 650 करोड़ की सेल लोग क्लोज कर सकते हैं पूरे साल में, वहाँ पर लोग रेवेन्यू 110 करोड़ के आसपास कहीं ना कहीं बुक कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा परसेंटेज होगा। यानी कि 16-17-18% के आसपास ये लोग का जो रेवेन्यू मार्जिन है वो बढ़ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और ये ऊपर से B2B बिजनेस है, तो उसके हिसाब से तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा नंबर है यहाँ पर। ठीक है, रिजर्व्स की बात करेंगे तो रिजर्व्स तो कुछ भी नहीं है इसके पास, तो इसके लिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बोरोइंग्स की बात करेंगे तो पहले लगभग 100 करोड़ की बोरोइंग्स थी, फिर वो बोरोइंग्स भी बढ़कर 17 गुना हो गई। यहाँ पर 34 गुना एसेट हो गए, यहाँ पर 17 गुना बोरोइंग्स हो गई है। ठीक है, 1750 करोड़ की बोरिंग्स हो गए, 25 ऑलमोस्ट 2600 करोड़ की बोरिंग्स हो गई, और यहाँ पर थोड़ा सा 100 करोड़ कम हो गया है, तो 2500 करोड़ की बोरिंग्स अभी यहाँ पर बची हुई है। ठीक है, कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। बाय द वे, ये जो जो इंडस्ट्री में है ना, ये सब गैस स्टोरेज, जो सब में यूजुअली यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो, बोरिंग्स सब थोड़ा सा ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि ये बहुत ही केपेक्स वाला बिजनेस है। केपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंस वाला बिजनेस है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपिटल लगती है, तो इसके लिए बोरोइंग्स यूजुअली ये सब में थोड़ा सा हाई ही रहता है। आप कोई दूसरे इसके पीयर्स भी चेक कर लोगे ना, तो उसके अंदर भी आपको थोड़ा बहुत सिमिलर फंडा ही दिखेगा, या शायद इससे ख़राब वो दिखेगा, जिन बोरोइंग ज़्यादा दिखेगी, और जो भी है क्या बोलते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई में रहेगा, वैसा भी हो सकता है। अभी अगर कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी 2600 सॉरी 26,000 करोड़ की कंपनी है, 26,700
करोड़ की कंपनी, यानी कि लार्ज कैप कंपनी में कंसिडर हो जाएगी। ROE की बात करेंगे तो 8.68 का ROE है, ROCE 8.39 का है, ठीक ठाक है इंडस्ट्री को देखते हुए। 2.59 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। बाय द वे ROE, ROC, डेट टू इक्विटी रेशियो तीनों के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है चैनल पर, आप वो जाके देख सकते हो। फंडामेंटल रेशियोज़ वाले, फंडामेंटल एनालिसिस वाले एक प्लेलिस्ट है, आप वो भी जाके देख सकते हो, उसके अंदर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। पैट मार्जिन की बात करो तो जैसा मैंने कहा था 15.18 का पैट मार्जिन है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा नंबर है कंसिडरिंग B2B बिजनेस। प्राइस टू बुक वैल्यू ये काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहा है मुझे, 17.71 बहुत ही ज़्यादा हाई है ये। अगर EPS की बात करेंगे तो 0.88 का EPS है प्री IPO, पोस्ट IPO 0.91 का हो जाएगा। स्लाइट इंप्रूवमेंट है बट इतना ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है, और जिसके वजह से इसके लिए इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू, और अभी अगर हम लोग नीचे देखेंगे तो PE रेशियो भी इतना ज़्यादा इसके लिए हाई है, क्योंकि अर्निंग्स पर शेयर ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। अगर हम लोग PE रेशियो की बात करेंगे, प्री IPO 268 का है, पोस्ट IPO 259 का है, तो बहुत ज़्यादा हाई है पोस्ट IPO भी। और बाय द वे PE रेशियो और PB रेशियो दोनों के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो भी जाके देख सकते हो। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ डिटेल्स, कंपनी पैसे की उठा रही रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ फुल और पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग को बोरिंग्स ऑब्वियसली कम करनी चाहिए। बोरिंग्स कम होगी तो लगा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा थोड़ा बढ़ेगा, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं लगा PE रेशियो भी थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा। ठीक है। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्टेड एक्विजिशन ऑफ क्रायोजेनिक LPG टर्मिनल एट मैंगलोर। ठीक है। अभी ये लोग ने एक और एक LPG टर्मिनल है, वो लोग के लिए लोग को और पैसे इन्वेस्टमेंट डालने हैं, और ऊपर से ये जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है इसको तो मैं छोड़ ही देता हूँ। ठीक है। अभी अगर आप देखोगे, मैं इसका ना मैं इसके क्या बोलते हैं पीयर्स के साथ इसका कंपैरिजन कर लेता हूँ आपको बताने के लिए कि कितना ये क्या कहते हैं इसका जो ये है वैल्यूएशन है वो हाई क्यों लग रहा है। ठीक है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बाजू में खोल लेता ताकि आप लोग को समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं ऊपर जाऊँ, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो किसके ये देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं पीयर्स देखते हैं, अदानी पोर्ट्स है, GSW इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसका PE 260 का है। ठीक है। अदानी का देख लो 37.48, JSW का 49 है। ठीक है। EPS की बात कर लेते हैं, देखो EPS 1 रुपये का EPS है, इसका 37 है, इसका 6 रुपये का है। तो आप उससे ही समझ में आ जाता है कितना ज़्यादा क्या बोलते हैं हाई वैल्यूएशन, और इतनी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन कंपनी है ना यूजुअली, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ा था, उसके अंदर भी लिखा था कि एक्विजिशन प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, देखो जो लोग लिस्टिंग गेंस के लिए आए वो लोग तो अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे वो लोग का लुकआउट है, बट मैंने काफ़ी सारे वीडियो में कहा है कि मैं अगर IPO के लिए भी एनालिसिस करता हूँ तो मैं ये सोच के एनालिसिस करता कि भाई मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ। एटलीस्ट 2-3 साल 4 साल तो मैं अपने पास एक कंपनी रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, इन्वेस्टेबल कंपनी है कि नहीं है। ठीक है। तो उस हिसाब से मैं एनालिसिस करने की सोचता हूँ, सिर्फ लिस्टिंग गेंस के हिसाब से नहीं सोचता हूँ। चलिए अगर हम लोग यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात कर लेते तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आएगा कि कंपनी की स्ट्रेंथ्स की बात कर लेते तो कंपनी का 11.52% ऑफ इंडियाज LPG स्टोरेज कंपनी के पास है, और 25.53 थर्ड पार्टी लिक्विड स्टोरेज भी ये लोग के पास ही है एज ऑफ 31 दिसंबर 2024। ठीक है। बाय द वे अगर आप सोचते रहोगे कि ये मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, ये एक्चुअली मैंने मेरे फ़ोन में डेटा मतलब निकाल के रखा था, तो मैं वहीं से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। operates at uh, operates at port handling 23% of liquid and 61% of total LPG imports volume in India। ठीक है। तो जो भी ये लोग के पोर्ट के जो 23% है वो लिक्विड के ये लोग हैंडल करते हैं पूरे इंडिया के हिसाब से, और 61% का जो LPG ये लोग के पास ही है। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये लोग कहीं ना कहीं एक मेजर प्लेयर कंसिडर होंगे। ठीक है। अभी ये लोग के पास क्या है, जॉइंट वेंचर है एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड और रॉयल वोपाक, बोथ हैविंग स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड्स इन द स्टोरेज इंडस्ट्री। ठीक है। तो ये लोग ऑब्वियसली पुराने खिलाड़ी है, ऐसा नहीं कि नए खिलाड़ी है, मतलब ऑब्वियसली इधर 12 साल पुरानी कंपनी है, बट फिर भी 12 साल में ये सब इंडस्ट्री में टिके रहना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है। अभी ये लोग का अच्छी बात ये भी है कि लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप है, स्ट्रेटेजिक सर्विस कस्टमाइजेशन है, डेडिकेटेड सेल्स सिम अक्रॉस स्पोर्ट्स और सब, तो ये सब भी एक अच्छी बात है। अगर रिस्क की बात कर लेना गाइज, रिस्क थोड़ा सा इधर मुझे ज़्यादा वो लगता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू लोग का डिपेंड करता है बहुत ही कम बड़े क्लाइंट्स है लोग के पास, और जिसका शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, ज़्यादातर 1 से 6 साल के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दूसरा जैसे केमिकल इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री मतलब सॉरी केमिकल इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी होगी, सिर्फ ये कंपनी नहीं, उन सब कंपनी को
ना एक चीज़ का दिक्कत ये रहेगा कि भाई एलपीजी हो गए, पेट्रोलियम हो गए, ये सब हाईली फ्लेमेबल कंपोनेंट्स है। मतलब थोड़ा सा भी किधर कुछ मिस हैंडलिंग हो गया तो उधर आग वाग लग सकती है, फैक्ट्री पूरा जल सकती है, एम्प्लॉयज़ आपको, आप लोगों को चोट लग सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं, केमिकल का अगर लीक हो गया तो बहुत सारी तकलीफ आ सकती है। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ पर ये लोग को जो भी ये लोग का सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बट काफ़ी बार हम लोग ने देखा है कि कितनी भी सेफ्टी हो, कुछ ना कुछ तो इंसिडेंट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बात है। दूसरा, अगर मान लो ऐसा कुछ एक्सीडेंट होता है तो जो भी ये लोग का इंश्योरेंस रहेगा, ऑब्वियसली कुछ भी ऐसी सब कंपनी में यूजुअली इंश्योरेंस तो होता ही है। ऐसे सब क्या है, आजकल तो सारी कंपनीज इंश्योर्ड रहती है। बट इंश्योरेंस में भी सारे जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो कवर नहीं होंगे। कुछ कुछ डैमेजेस जो वो कंपनी को अपने जेब से भरने पड़ेंगे, जो ये लोग के इवेंचुअली फिनेंशियल्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये जो ये लोग के पोर्ट्स बताए, ठीक है, बंगाल में पोर्ट है, केरला में पोर्ट है, कर्नाटक में पोर्ट है, ठीक है, गुजरात को अगर हम लोग थोड़ा सा, एक्चुअली गुजरात को भी कंसिडर कर सकते हैं, बट अगर गुजरात को फिर भी अगर इतना ध्यान नहीं देंगे तो ये तीनों जगह जो भी पोर्ट है ना, यहाँ पर यूजुअली आप देखोगे अगर ज़्यादा बारिश वारिश आ जाती है तो सी लेवल्स हाई हो जाते हैं, बाढ़ वाड़ आने की तकलीफ हो जाती है, साइक्लोन वाइक्लोन आ सकते हैं। तो वो थोड़ा सा है ना, वहाँ पर वो जो जो 4 महीना जो मानसून का सीज़न रहता है वहाँ पर वो डिस्टर्ब हो सकता है वो लोग के ऑपरेशंस। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ना ये लगता है कि क्या बोलते हैं, रिस्क है थोड़े बहुत। और इसके इसके लिए ना तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं जब ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो वो चीज़, मतलब अगर आप में से कोई भी इसके ऊपर इसमें अप्लाई करने की सोच रहा है तो ये सब चीज़ें ध्यान रख के ही अप्लाई करना है, या इन फ्यूचर भी मतलब इन्वेस्टमेंट करने की सोचना है, ये मेरा ओपिनियन होगा। बाय द वे, अगर आप मुझसे पूछो कि मैं अप्लाई करने वाला हूँ कि नहीं करने वाला, तो डेफिनेटली मैं नहीं करने वाला हूँ अप्लाई। क्योंकि इतना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन में कोई भी कंपनी को नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, इतना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन, 260 का पीई बिल्कुल भी नहीं दे सकता, 17 का पीबी बिल्कुल भी नहीं दे सकता। क्योंकि आप देखोगे आर ओ ई और आर ओ सी भी ठीक ठाक, इतने ज़्यादा भी कुछ अच्छे नहीं है। डेफिनेटली पैट मार्जिन अच्छा है, नो डाउट। बट सिर्फ एक या दो चीज़ को मतलब कंसिडर करके मैं कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मुझे एक ओवरऑल, एक अगर ग्रेट पिक्चर नहीं है तो एटलीस्ट गुड पिक्चर तो मिले, जिसमें मैं सोच सकूँ कि हाँ भाई ठीक है, मेरा इधर थोड़ा बहुत रिस्क है, मेरा 10 रुपये का रिस्क है तो मेरा वहाँ पर 20 रुपये नहीं तो एटलीस्ट 15 रुपये तो मैं निकाल सकता हूँ। अगर वैसा मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बन रहा है तो डेफिनेटली मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा इसके अंदर। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है आने वाले टाइम में। और डेफिनेटली अगर आने वाले क्वार्टर्स में कुछ इसके रिजल्ट्स अच्छे दिखले तो डेफिनेटली मैं इन फ्यूचर इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बट फिलहाल के लिए एज एन आईपीओ डेफिनेटली मैं इससे आउट रहूँगा। आप कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, कि आप अप्लाई करने वाले हो, नहीं करने वाले हो, और भी कंपनी के कुछ पॉइंट्स रहेंगे तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी रहेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबा देना, और अपने दोस्तों के वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।